स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कल हम बात कर रहे थे विश्व जनसंख्या वितरण की और घनत्व की। घनत्व के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि घनत्व क्या होता है और कौन कौन से घनत्व के रूप हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम बात करेंगे उसी अध्याय से जुड़ा हुआ अगला उप टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, भी हमने कल पढ़ा कि अगर संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट लें तो जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या निवास करती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में मात्र 15% जनसंख्या निवास करती है। ये जनसंख्या का जो असमान वितरण है, ये असमान वितरण क्यों पाया जाता है, इसके पीछे कौन कौन से कारक और उन कारकों की वजह से ये जनसंख्या का वितरण और घनत्व प्रभावित होता है, उसकी हम आज डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते ये सुरक्षा में रहना चाहता है, सुविधा में रहना चाहता है और इसके साथ साथ अपनी जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनको संचालित करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के साधनों को ये चाहता है। तो आज हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की मैं बात करूं तो मोटे रूप से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 भागों में बांटते हैं। कई किताबों में 4 भी दे रखा है। देखिए, वो 3 भाग कौन कौन से हैं, वो 3 फैक्टर जिनकी वजह से संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, उनके पीछे कौन से कारक हैं, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले कारकों में बात करूं तो पहला है भौतिक कारक। देखिए, जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो भौतिक कारक होता है। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। देखिए, ये वो कारण हैं जिनकी वजह से संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का वितरण और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर, और ये एक तरह से प्राकृतिक कारक होता है जो जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले भौतिक कारकों में मैं बात कर रहा हूं स्थिति की, लोकेशन। देखिए, पाठ के शुरू में जब इस टॉपिक को हमने शुरू किया उस समय हमने ग्लोब पर नजर डाली थी, और एक बार फिर देख लें, ये मान लेते हैं कि धरती है और ये भूमध्य रेखा है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। अगर जनसंख्या के वितरण की बात करें तो आपको पता होगा कि ये जो बेल्ट है प्राय गर्म रहता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहां प्राय जनसंख्या कम निवास करती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध का हो और चाहे दक्षिणी गोलार्ध का हो, यहां जनसंख्या का घनत्व और वितरण अधिक होता है। तो स्थिति जो है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है जनसंख्या के घनत्व और वितरण को। जैसे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में प्राय जनसंख्या बहुत कम निवास करती है बजाय मैदानों के। इसलिए जितने भी मैदानी प्लेन एरिया है दुनिया में, वहां आबादी अधिक निवास करेगी, घनत्व भी अधिक मिलेगा। तो पहला कारण भौतिक कारकों में स्थिति का है। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जलापूर्ति या जल। देखिए, जल जीवन है और जल के बिना दुनिया अधूरी है। इसलिए प्राय जनसंख्या का वितरण और घनत्व उन क्षेत्रों में अधिक मिलता है जिन क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा में है। हम मानव सभ्यता की बात कर लें तो चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कोई भी सभ्यताएं हों, ऐसा माना जाता है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन समय में नदी घाटियों के किनारे मानव सभ्यता का विकास हुआ, मानव सभ्यता पनपी। और आज भी वर्तमान विश्व को हम देखें तो अधिकांश जनसंख्या का घनत्व या तो महाद्वीपों के तटीय भागों में या नदियों के आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें मरुस्थलों की, तो चाहे मरुस्थल वो सहारा हो, चाहे वो कालाहारी हो और चाहे थार मरुस्थल हो, जनसंख्या का घनत्व और वितरण कम देखने को मिलता है। इसके बाद में भौतिक कारकों में तीसरा महत्वपूर्ण जो फैक्टर बनता है वो बनता है जलवायु का। यानी क्लाइमेट भी प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करती है। देखिए, सामान्य सी बात है कि मनुष्य न तो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में रहता और न अत्यधिक गर्म प्रदेश में। मनुष्य का निवास क्षेत्र प्राय उन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है जहां की जलवायु सम हो, ये कह दें समशीतोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में प्राय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या का वितरण और घनत्व अधिक देखने को मिलता है। तो जो सम जलवायु वाले क्षेत्र हैं, ये कह दें कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, चाहे उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है और चाहे दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व और वितरण अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद में चौथा महत्वपूर्ण कारक बनता है मृदा का, इन मिट्टी का। देखिए, आज भी ये कहावत प्रचलित है कि वर्तमान सभ्यता, यही कह दें मानव सभ्यता, मिट्टी की सभ्यता है। और मिट्टी की सभ्यता कहना उचित इसलिए है कि जिन क्षेत्रों की मिट्टी
प्राय उपजाऊ होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। क्योंकि उपजाऊ मृदा होगी तो वहाँ खाद्यान्न, और खाद्यान्न ही नहीं, चाहे व्यापारिक फसलें हो, वो निश्चित रूप से अधिक पैदावार देगी। और अगर मृदा बंजर है, बेकार ऊषर भूमि है, तो उन क्षेत्रों में चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे व्यापारिक फसलें हो, वहाँ उत्पादन कम होता है और इसलिए वहाँ जनसंख्या नाम मात्र की मिलती है। चाहे हम दुनिया के किसी प्रदेश की बात कर लें, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान इस बात का साक्षी है कि ये उपजाऊ मृदा का क्षेत्र है। और उपजाऊ मृदा का क्षेत्र होने के कारण चाहे आप पंजाब से लेकर बंगाल तक के बेल्ट को देख लें, जनसंख्या का घनत्व और वितरण दोनों अधिक हैं। तो मृदा का भी प्रत्यक्ष रोल होता है किसी जनसंख्या प्रदेश के वितरण और घनत्व में। अब उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण कारक माना है आर्थिक कारक। देखिए, व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ये कह दें जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रियाकलाप करता है, कोई व्यवसाय करता है, तो उस व्यवसाय के लिए वो जिस क्षेत्र में रह रहा है उस क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भर रहता है। अगर वो क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है तो निश्चित रूप से उस प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं वो साधन संपन्न होंगे, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। तो आर्थिक कारकों में बात करूं तो सबसे पहले इसमें आता है खनिज। देखिए, आज दुनिया में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां की जलवायु विषम है, धरातल ऊबड़ खाबड़ है, पानी का अभाव है, लेकिन उन क्षेत्रों में प्राय खनिज के मिल जाने से वहां जनसंख्या बढ़ गई, और जनसंख्या बढ़ी तो घनत्व भी बढ़ गए। अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो अफ्रीका महाद्वीप में जो कटंगा का पठार है, और इस कटंगा के पठार में तांबा पेटी है, कॉपर बेल्ट होने की वजह से वहां जनसंख्या का घनत्व और वितरण बढ़ गया। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र थार मरुस्थल, और थार मरुस्थल में रेतीला क्षेत्र होने के कारण जलवायु विषम है, मृदा भी उपजाऊ नहीं है, लेकिन खनिज तेल और प्राकृतिक गैस होने की वजह से वहां जनसंख्या का घनत्व और वितरण बढ़ गया। इसी प्रकार चाहे आप किसी अन्य मरुस्थल की बात कर लें और चाहे दुर्गम घाटी क्षेत्रों की बात कर लें कि जहां खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो वहां जनसंख्या निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण कारक आता है नगरीकरण का। देखिए, व्यक्ति रोजगार की तलाश में गांव को छोड़ करके नगरों की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से पहले छोटा कस्बा था वो नगर बन गया, नगर से महानगर बन गया और वृहत नगर बन गया। चाहे हम मुंबई की बात कर लें, चाहे टोक्यो की बात कर लें और चाहे लंदन की बात कर लें, ये जिस रूप में आज हमें दिखाई दे रहे हैं, आज से सैकड़ों वर्ष पहले इस रूप में नहीं थे।
तो यहाँ जनसंख्या बढ़ने का कारण कि यहाँ आधारभूत सुविधाएं, लोगों को रोजगार मिला, और रोजगार मिलने से निश्चित रूप से यहाँ की आबादी बढ़ गई। लोग गांव को छोड़कर नगरों की तरफ आ गए, और जो पहले छोटा नगर था वो महानगर बन गया। तो इस नगरीकरण के कारण भी जनसंख्या का घनत्व और वितरण बढ़ता है। इसके बाद में इसी में तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है वह औद्योगिकरण। देखिए, औद्योगिकरण भी जनसंख्या के वितरण घनत्व को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। देखिए, जब नगरों में उद्योग लगेंगे, नगरों के आसपास इलाकों में तो उद्योग लगेंगे, तो निश्चित रूप से उद्योगों में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। उद्योग में चाहे वो तकनीशियन है, चाहे वो श्रमिक है, और चाहे वो ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला व्यक्ति, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो चिकित्सा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और चाहे प्रबंधन का व्यक्ति, तो निश्चित रूप से हजारों की संख्या में व्यक्ति उन नगरों के औद्योगिक क्षेत्र में आकर निवास करने लग जाते हैं। परिणाम ये होता है कि उस क्षेत्र की आबादी और घनत्व दोनों बढ़ जाते हैं। उदाहरण के रूप में चाहे हम मुंबई की बात कर लें, चाहे जापान के ओसाका शहर की बात कर लें, चाहे टोक्यो की बात कर लें, और चाहे डेट्रॉइट, ये वो नगर हैं दुनिया के जहां औद्योगिकरण हुआ, और औद्योगिकरण की वजह से जनसंख्या का घनत्व और वितरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ। और इसके बाद में लास्ट महत्वपूर्ण तीसरा जो कारक है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते समूह में रहना चाहता है, ग्रुप में रहना चाहता है, और प्राय उन क्षेत्रों में रहेगा जहां उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनको सहयोग मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों में प्राय जनसंख्या का घनत्व और वितरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। जैसे सामाजिक सुरक्षा की बात करें, राजनीतिक गतिविधियों की बात करें, और चाहे हमें किसी समाज विशेष के लोगों की अपने समाज के प्रति विशेष लगाव की बात हो। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां एक जाति धर्म को लेकर भी जनसंख्या बढ़ जाती है। और जैसे मैं बात करूं इस्लाम धर्म के संदर्भ में, तो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो मक्का मदीना सऊदी अरब में। तो जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में एक बात घर कर गई कि अगर इस क्षेत्र में हम निवास करेंगे तो ये अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद साहब का क्षेत्र है, यानी अल्लाह की पवित्र भूमि है, और हम भी पवित्र हो जाएंगे। तो ऐसी उनकी धारणा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में चाहे वो वाराणसी है और चाहे हरिद्वार है, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो धर्म के हिसाब से लोगों की एक धारणा है कि ऐसे धार्मिक स्थानों पर, ऐसे पवित्र स्थानों पर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इस बात को लेकर भी वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है। इसके साथ साथ प्रशासनिक गतिविधियाँ और राजनीतिक गतिविधियाँ वो भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करती है।
जैसे मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक कारणों में, देखिए जो किसी राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं नगर, वो महानगर बन जाते हैं। कारण ये होता है कि उस नगर में राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के नेता, अधिकारी, कर्मचारी एकत्रित होते हैं और निश्चित रूप से वहां आबादी और घनत्व दोनों बढ़ता है। इसी प्रकार प्रशासनिक केंद्र होने से भी, प्रशासनिक नगर होने से भी उस क्षेत्र की आबादी बढ़ती है। जैसे नई दिल्ली, वाशिंगटन, टोक्यो, बीजिंग, ये जो देशों की महत्वपूर्ण राजधानियां हैं, तो इन नगरों में या नगरों के आसपास जनसंख्या अधिक बढ़ने का कारण प्रशासनिक गतिविधियां हैं। तो वहां प्रशासनिक अधिकारी मिलेंगे, कर्मचारी मिलेंगे और उनके सहयोग के लिए दूसरे व्यक्ति भी यहां अधिक संख्या में देखने को मिलेंगे। इससे भी वहां की जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाएगी। और इसके अलावा सुरक्षा की बात कर लेते हैं। देखिए, व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, चाहे वो सुरक्षा प्राकृतिक प्रकोपों से हो, चाहे एक आम आदमी से सुरक्षा हो। देखिए, जो बॉर्डर एरिया होता है, विशेष तौर से हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान की हो, चाहे वो भारत और चीन की हो, चाहे वो ईरान और इराक की हो, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में भी सुरक्षा का प्राय अभाव रहता है और सुरक्षा के अभाव की वजह से वहां का जनसंख्या घनत्व और वितरण प्रत्यक्ष रूप से कम मिलता है। तो ये वो कारण है जिन कारणों की वजह से जनसंख्या का घनत्व और वितरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। देखिए, प्रश्न कैसे पूछा गया, छोटा प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों की व्याख्या कीजिए, या आर्थिक कारक पूछ सकता है, या बड़ा प्रश्न पूछेगा कि जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न चाहे कैसे भी आए, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि पहले प्रश्न की मूल अवधारणा क्या है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, और जो चीज पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना है, ताकि अच्छा हम लिखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स हमें मिलेंगे। तो ये था अपना महत्वपूर्ण टॉपिक, जो ये कहते हैं कि भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी कक्षाओं में ये प्रश्न प्राय आता रहता है, चाहे वो 11वीं क्लास की बात हो, और चाहे एमए की बात हो, और चाहे अन्य कंपटीशन की बात हो। यूपीएससी में भी ये सिलेबस में कंपटीशन हिसाब से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।